हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। आज आपका जो क्लास है वो परसेंटेज पे होने वाला है। परसेंटेज एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको मतलब कुछ नहीं करना होता है। जब कुछ नहीं करते हैं तो परसेंटेज हो जाता है, बस ये समझ लीजिए। मतलब परसेंटेज के कुछ सवाल करने वाले हैं। परसेंटेज में कॉन्सेप्ट बहुत कुछ बड़ा नहीं है, बस इतना कॉन्सेप्ट है कि 100 में से जितना होता है, 100 में से 100 पर नहीं, 100 में से आउट ऑफ 100, और उसी को बोलते हैं प्रतिशत। एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंट। जैसे कि 100 में से 2 पेन, दैट इज 2%। 100 में से 10 रुपया, दैट इज 10%। 100 में 5 पेन, दैट इज 5%। तो कोई भी चीज को जब आप 100 में कंपेयर करते हैं कि 100 में कितना है, तो उसको प्रतिशत बोलते हैं। इसके अलावा प्रतिशत में बहुत तरह के सवाल आते हैं कि कोई संख्या बढ़ गया तो क्या हो गया, किसी का सैलरी बढ़ गया, खर्चा घट गया, इस तरह से सवाल आते हैं। कभी किसी सामान का दाम बढ़ जाता है, जैसे चीनी का दाम बढ़ जाता है, तो खर्चा वगैरह अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कम चीनी खाइए, खपत कम करना होगा। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं। कुछ सवाल पॉपुलेशन के भी आते हैं, हर साल मैंने पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपको भी पता है बातें। और कुछ सवाल इस बात के भी आते हैं कि चलो भाई, कुछ ताजे फल हैं, उसमें कुछ पानी होगा, कुछ जूस होगा, एक दूसरा ताजा फल को सुखा देंगे तो आपका बन जाएगा सूखा फल, दैट इज कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स। तो वहां पे भी कुछ फल बचता है, पानी सूखता है। इस तरह पे भी सवाल सेट करता है। कुछ सवाल आपके होते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जाम देना है आपको, अब आपके साथ मैं भी एग्जाम दे रहा हूं, आपके कुछ नंबर आए कुछ परसेंट में, 10%, 20%, 50%, कुछ नंबर आए, और बाई चांस आप बोल रहे हैं कि सर देखो ऐसा है कि 20% नंबर तो आए हैं, लेकिन फिर भी 2% कम पड़ रहा पास होने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई ऐसा तो मेरे साथ नहीं है, मैं तो 30% लाया हूँ और 20 नंबर ज़्यादा भी है, पास होने के बाद भी 20 नंबर एक्स्ट्रा है। तो इस तरह के भी सवाल बनते हैं कि क्या पासिंग परसेंट होगा, क्या पासिंग नंबर होगा। और एक वेन डायग्राम टाइप का सवाल आता है। मान लीजिए आपके क्लास में बहुत तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे मैथ में अच्छा स्कोर करते होंगे, या फिर मैथ में जैसे एग्जाम हो जाता है, टेस्ट वगैरह होता है, क्लास टेस्ट। तो कुछ बच्चे मान लेते हैं कि मैथ जो है उसमें कुछ बच्चे हैं जो पास कर गए हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स में पास किए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में पास कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ में पास किए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ फिजिक्स में पास किए होंगे। तो इस तरह के सवाल को भी हम वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे टाइप्स आते हैं, और इन टाइप्स को मिलाकर एक टॉपिक बनता है परसेंटेज। इसमें और भी टाइप्स आते हैं, इतना ही टाइप्स नहीं है, और भी टाइप्स है। जैसे बता रहा हूँ आपको कि एक आता है इनकम टैक्स का सवाल कि आप इतना परसेंट टैक्स पहले दे रहे थे, अब इतना परसेंट टैक्स दे रहे हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। इसके बाद और भी सवाल आते हैं सेल्समैन के, जैसे कि आप जानते हो कि किसी दुकान पे, देखिए मैं ये जो चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको पता हो कि परसेंटेज में क्या क्या पढ़ने होते हैं, किस टाइप के। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितना ही टाइप है, इसके बाद भी टाइप है, और ये भी बता रहा हूँ इसके बावजूद भी आपको एक नए टाइप के लिए तैयार रहना होगा। वो नया टाइप इसी किसी टाइप में से मिलकर बना हो सकता है, या फिर एक नया तरीके से वो फ्रेम किया जा सकता है। और भी तरीके हैं फ्रेम करने के, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, सबको कनेक्ट करके एक टॉपिक, मतलब एक कंबाइंड क्वेश्चन बनाएगा। वो भी एक परसेंटेज का कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट लॉस का कर सकते हैं, SICI को। इस तरह से भी सवाल फ्रेम किए जाते हैं। सो आज का जो थ्योरी है, थ्योरी बस इतना ही है कि परसेंटेज इज नथिंग बट द वैल्यू टेकन आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। If you are talking about the profit percent, then I will say that the profit out of 100 is called profit percent. If you say about loss, then the loss is nothing but just the loss occurred out of 100. The loss out of 100 is called loss percent. तो इस तरह की चीजें आपको परसेंटेज का इतना ही मतलब है। इफ यू चेंज एनी नंबर बाय 10%, दैट मीन्स द नंबर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड नाउ इट इज 110%। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इफ यू वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल, इट मीन्स यू आर गोइंग टू कलेक्ट 120% फ्रॉम द बायर, फ्रॉम द कस्टमर, राइट। जैसे कि आप कोई सामान आप बेचना चाह रहे हैं, चलो भाई 10% नुकसान पे आप तैयार हैं, चलो भाई 10% नुकसान पे हम बेच देंगे। तो मेरा ये कहना है कि 90% तो लेंगे ना। सेल लगा हुआ रहता दुकान में, चलो भाई छूट है, फ्री चल रहा है, चलो 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर 20% डिस्काउंट चल रहा है तो 80% तो पेमेंट करेंगे ना।
इन छोटी छोटी चीजों में परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है आपके CHSL के पूछे हुए सवाल में, वो सवाल कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। प्री और मेंस दोनों का सवाल है। आप सवाल शुरू करेंगे, आपको पहचानना है कौन सा सवाल प्री का होगा, कौन सा सवाल मेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। एंड आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल पढ़िए, बड़ा ही मजेदार सवाल है। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 10%, एक स्फीयर है, स्फीयर मींस गोला, बॉल, अगर उसका रेडियस जो है 10% से घट जाता है और वॉल्यूम जो है वो ऑब्वियस से घटेगा, तो आपसे पूछा गया कि जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो कितना परसेंट से घटेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि स्फीयर है अगर 10% से घट जा रहा है, इसका मतलब बेचारा 10 से घट के कितना हो जा रहा होगा, 9। अब बताइए आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं आप, तो कहते हैं सर कुछ फॉर्मूला आता है। देखिए मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मेंसुरेशन में नहीं बता रहा हूँ, तो आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि मैं फॉर्मूला ही सही बोलूँ। मैं सीधा बोलूंगा r³ इज द वॉल्यूम। 4/3 पाई को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे वी आर गोइंग टू डील विद द परसेंटेज, देन वी जस्ट नीड द कंपेरिजन वैल्यू। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जो भी कंपेयर करके वैल्यू आता है आप उससे काम चला सकते हैं। अब आप बताइए कि अगर रेडियस 10 से 9 हो गया होगा एक बार में, तो अगली बार फिर 10 से 9, अगली बार फिर 10 से 9, तो 3 बार में 10³ से 9³ हो चुका होगा। मतलब रेडियस कितना हो चुका होगा, 7 to 9 आउट ऑफ 1000। 1000 अगर था पहले, तो रेडियस 10 था तो रेडियस 9 हुआ, इसका मतलब 1000³ कर दिया। तो ये वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम पहले 1000 था, अब 729 है। अगर वॉल्यूम 100 रहता तो 72.9 रहता। क्या आप नहीं बता पाएंगे कि कितना माइनस हुआ है? तो कहेंगे हाँ सर 27.1% की कमी आई है। इस सवाल को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि चलो भाई 10 से 9 हो गया है, तो 10 से 9 सक्सेसिव ही है, ये बार बार घटेगा। तो 10 से 9 पहली बार, अगली बार फिर हो गया 10 से 9, ये अगली बार फिर हो गया 10 से 9, कुल मिला के ये फिर से वही 729 हो गया। कितने से? 1000 से। अगर 100 में पूछा जाएगा तो 72.9% हो गया है। तो ये है आपका पुराना वैल्यू, ये है आपका नया वैल्यू। आपको बताना है कितना घटा। देखिए ये मेथड बताने का अलग फंडा होता है, ये मेथड बताने का अलग फंडा होता है। हर एक सवाल आप एक मेथड से ना बनाएं, एक सवाल हर एक मेथड से बनाना सीखिए। कला उसमें है, समय उसमें बचता है। क्योंकि आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है, CHSL हो चाहे CGL हो, SSC हो या फिर बैंक हो, रेलवे हो या फिर कोई स्टेट्स का एग्जाम हो, एक बात का तो आपको ध्यान रखना होगा, वो ये कि आपको स्पीड चाहिए प्लस एक्यूरेसी चाहिए। मतलब आपको टाइम कम लगे क्वेश्चन सोल्व करने में और क्वेश्चन गलत भी कम हो। इन दोनों बात का ख्याल रखना होगा, तब जाकर रिजल्ट होगा। आप स्पीड अगर नहीं रखें तो आपको अटेम्प्ट कम हो पाएंगे, और एक्यूरेसी नहीं रखें तो अटेम्प्ट रख के भी क्या करेंगे। दोनों का सामंजस्य बराबर करना चाहिए। आजकल का जो एग्जाम है वो इसी बातों पर निर्भर करता है, आपकी स्पीड क्या, एक्यूरेसी क्या है। इफ यू लर्न हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन, दैट इज नॉट योर एक्यूरेसी, दैट इज नॉट योर स्पीड। आप क्वेश्चन सोल्व करना सीख गए हैं, ये एक्यूरेसी नहीं है, ये स्पीड नहीं है, इससे रिजल्ट में दिक्कत होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व करना सीखे। आप 5 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, 5 क्वेश्चन बचा के आप एक्यूरेसी मुझे बता रहे हैं, ये कौन सी एक्यूरेसी, क्या काम की? तो ये एक्यूरेसी नहीं है। अटेम्प्ट भी तो होना चाहिए ना, और अटेम्प्ट के लिए फिर स्पीड लाना पड़ेगा आपको। तो आज का जो रिजल्ट है इसके लिए आपको इन 2 बात का ध्यान रखना होगा, अटेम्प्ट, एक्यूरेसी। तो आपको एक मेथड नहीं फॉलो करना होगा, आपको बहुत सारे मेथड को दिमाग में रखना होगा, और सवाल के अनुसार मेथड चेंज करने की होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पकड़ भी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जैसे एक सवाल है, देखिए सवाल आप सोल्व किए होंगे, जरा ये मेथड देख लीजिए। सवाल तो आपके सामने है। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता की खपत 5% कम हो जाती है। पूछा गया कुल व्यय में प्रतिशत क्या अंतर है, क्या बढ़ा या क्या परिवर्तन हुआ, बताना है। 20% की क्या हो गई है, कीमत बढ़ी है, 5% की क्या हो गई है, खपत कम हुई है। देखिए तरीका, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम आराम से समझा रहा हूं, परेशान नहीं होना है,
समझने की कोशिश करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, भाग के जाना कहाँ भाई, यहीं आना है। तो आ जाओ फिर। तो 20% की वृद्धि हुई होगी तो 5 से कितना हो गया होगा, 6। ये जो मैंने लिखा है ये नया वाला दाम लिखा है, इस पूरे को नया वाला दाम बोल रहा हूं, कोई आपत्ति हो तो बताइएगा। और फिर आपने बोला कि खपत 95% से क्या हो गया है, कम, 95% से, बस। तो चलिए, अगर खपत 95% से कम होगी, इससे 5% से कम हो गया तो 95% हो रहा होगा। ये आपका नया खर्चा नहीं लग रहा है? तो जरा गुना करिए, हमें तो नहीं आता गुना करने। क्या 114% आया? अगर इतना आप खर्चा कर रहे हैं तो भाई साहब आप बता नहीं सकते हैं कितना ज्यादा कर रहे हैं? आप कहेंगे 14%। नया मेथड लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरी बात आप तक पहुंचे, मेरा तरीका आप तक पहुंचे, मेरा कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचे, इसी के लिए क्लास दे रहा हूं। एक नेक्स्ट सवाल है, आपको कोशिश तो करूंगा कि थोड़ा सा अलग अलग तरीके से आपको बताऊं, कुछ सवाल के अनुसार आपको बदलने चाहिए। यही आपको आज के क्लास में दिखा रहा हूं मैं कि परसेंटेज में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ सवाल है, सवाल को ब्रेक करने आना चाहिए। करा तिलक का वेतन पहले वर्ष में 15 बढ़ता है 15%, दूसरे वर्ष में 20% घटता है, तीसरे वर्ष में 25% बढ़ जाता है। इन तीनों के बाद तिलक का वेतन इतना हो जाता है। 3 वर्ष के शुरुआत में वेतन क्या था? सबसे आखिरी वेतन उसका बेचारे का है 23 पर 3 सुना 23,000। पहली बार बढ़ी थी 15% तो हो गई होगी 1.15। दूसरी बार बढ़ी थी 20%, घटी थी तो हो गई होगी 80%। तीसरी बार आपकी बढ़ी होगी 25% तो हो गई होगी 125, 1.25। आपको इसको सोल्व करके, अब देखिए दशमलव मेरा मूड पे है, लगाऊंगा लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा। इसको सोल्व करके आपको पता कर लेना है कि क्या उसकी स्टार्टिंग थी, और स्टार्टिंग सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कर देंगे। देखिए दशमलव को इग्नोर कीजिए, बाद में देख लेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे। 23 से 5 400, यहाँ का दशमलव के लिए गायब हो गया, और 125 गुने 4 500, ये 2 दशमलव इसको उड़ा दिया, 5 से काटेंगे 20, 20 पर 3 सुना, पहले 20,000 उसकी सैलरी थी, और ये आपका छोटा सा सोल्यूशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल कह रहा है किसी वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है और इसलिए एक परिवार ने व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत 20 किलो बढ़ा दी। पहले कितनी खपत थी? सुनिएगा ध्यान से, 25% दाम बढ़ा है, 25% दाम बढ़ गया है, सुनना है सिर्फ। और 25% दाम कीमत नहीं, दाम कम हो गया, 25% की रेट कम हो गई है, और जिसके कारण आप चाहते हैं खर्चा वही हो तो कुछ ज्यादा खरीदना पड़ गया माल आपको। कितना? 20 केजी। मैं बोल रहा हूँ 25% जो पैसा कमा है वो पैसा बच रहा होगा आपको ना, जिसके चक्कर में 20 केजी एक्स्ट्रा आया है। पूरा 100% का चक्कर लगाते तो 80 केजी आता, मतलब अभी आप घर पे 80 केजी खरीद के लाए हैं, जो कि 20 केजी ज्यादा है, मतलब पहले 60 केजी लेकर आए थे। कमेंट करके बताइएगा, ये था सोल्यूशन। अब ये सवाल ऐसे ही है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि होती है और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाती है तो परिणामी भिन्न 22/7 होता है। देखिए रिजल्ट है 22/7, जबकि आपको पता है कि अंश में 140% की वृद्धि हुई तो अंश तो 240 हो गया होगा ना, 240% से भाग कर दिया, पुराना अंश आ गया, और हर में 20% की कमी हो गई होगी तो हर तो 80% हो गया होगा ना। अब देखिए कैसे काटेंगे, तो इसको मैंने काट दिया 3 से। अब बताइए कितना हो गया, यहाँ पे एक मिस्टेक है मेरे से, 12, तो कितना हो गया 4/7। ये आपका भिन्न था ओरिजिनल, जो कि पहले। नेक्स्ट एक और सवाल है, ये सवाल आपके उम्मीदवारों वाले हैं, इलेक्शन वाले हैं, शायद मैं बताना भूल गया था कि इलेक्शन के भी सवाल होते हैं, वोटिंग के भी। चलिए सवाल करा, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेताओं को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी?
ध्यान दीजिएगा, जो बात कह रही है, सवाल कर रहा है कि जितने लोग भी लिस्टेड थे, नाम जिनका भी था, उसमें से 20 लोग मत नहीं दिए, 20% नहीं दिए, 20 नहीं दिए, और दिए कितना, 80। हमने 100 मान लिया। अब बोल रहा है कि जो जीते हैं, अब 80 में हार जीत हुआ होगा, तो जो जीते हैं वो जितना भी वोट पड़ा था उसका 42% ले गए। आप मुझे बताइए, टोटल 100 का 42% ही ले गए, मतलब 80 में से 42 से ले गए। और कुछ मैथ बेकार गया है, जो कि 40 मत है। ध्यान से इस बात को समझना, 40 बेकार हो गया है। अगर 40 बेकार नहीं होता, मैं 40 देता रहा हूं, भाई ले जा तू, इसको हारने वाला को, ये 40 सीट 40 वोट तू ले जा। अब तो ठीक है, जो 80 में से 42 इसका है, तो 38 इसका रहा होगा। अब देखिए, 100% में से 20% इधर, 80% इधर, 80 का 38% इधर, 42% इधर, सारा बंटवारा कर दिया हूं। बस सिर्फ एक कंडीशन है कि बोला है कि 112 मत से जीता है। इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि अगर 112 वोट से जीता है और बोल रहा है कि 40 वोट बेकार हो गया है, आप बोलिए इस भाई साहब से कि भाई देखो, जीत तो तुम गए हो, 40 वोट जो बेकार हो रहा है ना, जो भी 40 वोट बेकार हो रहा है, इसको जाने तो क्या दिक्कत है तेरा? तो बोलेगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना भैया, हम 112 वोट से जीत रहे थे, अब तुम इसको 40 दे दोगे, एक तो 40 वोट ज्यादा ले आया, तो अब तो मेरी जीत मात्र 72 वोटों की है ना, है कि नहीं, 72 वोटों की। जबकि यहां से कितने परसेंट की है, 4% की, मतलब 4% वोट ही 72 है, तो 1% कितना हो गया, 18। तो 100% कितना हो गया, 1800। यही आपका टोटल वोट था भैया, जिसके लिए लड़ाई झड़ाई हो रहा था। आगे चलिए, एक और सवाल करा, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से असफल हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक मिलते। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या थे? अंक पूछा है। आप मुझे बताइए, अगर ये 25 अंक से फेल हुआ है, वो 20 अंक ज्यादा लाया है, तो कुल मिलाकर दोनों के अंकों के बीच का अंतर इतना ही ना आ रहा है। अगर ये अंतर इतना आ रहा है, तो फिर परसेंटेज में 30% का अंतर कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये जो है, ये 30% है। इसका मतलब टोटल कितने नंबर के एग्जाम थे? इतने नंबर के एग्जाम थे। और अगर इतने नंबर के एग्जाम है, तो इसमें से 20% जो प्राप्त किया है, और अगर 25 नंबर से फेल हो रहा है, इसको 25 और दे दीजिए, आपका ये हो गया पास। तो कितना हो गया, 2 से, यहाँ देखिए कितना है, 45, 3 से काटेंगे तो 15, 15 दूना 30, 20, 50, 5, 55 अंक लाने होंगे अगर पास होने हैं तो। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस सवाल को आपको सवाल में देखना ये नहीं है कि सवाल आसान है कि सवाल हार्ड है, आपको ये देखना है कि सवाल ब्रेक कैसे हो रहे हैं। जैसे कि कुछ देर पहले 2 सवाल आपकी नजर से गुजरा, दोनों सेम टाइप के सवाल थे। एक में चीनी का दाम या कोई सामान था जिसका दाम घट रहा था, बढ़ रहा था, और एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं वो दिया हुआ था। आपका कुछ पूछा था कि वस्तु का खपत कितना बढ़ा घटा रहे हैं। एक में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट करके बैठा था, आपसे पूछा था पहले कितना वस्तु। चाहता तो मैं दोनों सवाल को, दोनों में किसी एक मेथड पे ब्रेक करता, या दोनों सवाल को एक नए मेथड पे ब्रेक करता, लेकिन फिर वो मजा नहीं आता आधे सेकंड 1 सेकंड बचाने का। वो मजा सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा क्लास, आपको देखना पड़ेगा सवाल ब्रेक करने का तरीका। जैसे ये सवाल है, मैं अभी तक कोई भी सवाल आपको बहुत लंबा या बहुत बड़ा या बहुत फॉर्मूला बेस्ड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा सवाल है, सिंपल से तरीके से बता रहा हूँ। करा, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% और 10% जीपीएफ में भेजती है। बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है। बचत बैंक खाते में, तो पूछ रहा है ईएमआई में कितना जमा करती है। देखिए, आप मुझे बताइए, उसके पास सैलरी कितनी है? तो कहेंगे 80,000 का। 80,000 में से अपने बच्चों की शिक्षा पर 15% खर्चा की, 40% इसका, 10% इसका। आप चाहते तो डायरेक्टली जोड़ सकते थे, और फिर से 15% इसका। अब जो बचा है वो खर्चा होगा ईएमआई पे। तो आप मुझे 15, 15, 30, 10, 40, 40, 80% खर्चा हो गया। इसका कितना परसेंट बचा? 20%। तो 8 दूना 16। जो भी 16 के बाद जीरो वाला है, मैं जीरो गिनने आपको नहीं सिखाऊंगा। जीरो क्यों गिनेंगे? पता ना, जो जीरो का वही ऑप्शन में रहेगा। चलिए,
एक आखिरी सवाल आपको इसमें मिल रहा है आज का, ये आखिरी सवाल है। करा नकुल किराने का सामान खरीदने बाजार गया, उसके पास कुछ पैसे हैं जिसमें से 20% वह गेहूं का आटा खरीदने में लगाता है और शेष पैसों का 25% खाना पकाने के तेल पर खर्चा करता है। यदि उसके पास इतना रुपये बचे, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल भी ऐसे ही करने वाला हूँ। 900 रुपया उसके पास बचा है। आप मुझे बताइए, जब लास्ट में पॉकेट में वो काउंट कर रहा होगा पैसा, 900 रुपया बचा, उसके जस्ट पहले वो क्या किया था? तो कहेंगे 25% खाना पकाने के तेल पर खर्चा किया था। मतलब जब खर्चा कर रहा था उसका 75% ये बचा था। मतलब उस दुकान पे जब गया होगा उसके पास इतना रुपया होगा और जस्ट उसके पहले आप याद कीजिए 20% का गेहूं का आटा खरीदा था, उसी के बाद ये पैसा बचा था। मतलब ये 80% होगा पैसा आटा खरीदने जस्ट पहले। मतलब स्टार्टिंग में टोटल पैसा उसके पास इतना रुपया होगा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कि नकुल के पास कुल कितनी धनराशि थी। तो मेरे हिसाब से तो आप कर लेंगे, देख लीजिए। ये 75 है, ये 80, 80 का जीरो को छोड़िए, 75 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 56, 600। 75 को 8 से गुना किया मैंने और एक जीरो ये और 2 परसेंटेज। ध्यान से देखिएगा, 2%, एक जीरो गायब, 1%, एक जीरो गायब। इसको उठा के मैं यहाँ डाल दिया। अभी ये खत्म हो चुका जीरो, दशमलव काटा हूँ, 6 से काटेंगे तो आएगा 1500। मतलब स्टार्टिंग में उसके पास 1500 रुपये थे जिसमें से वो सामान खरीदा था और ऐसे करने के बाद उसके पास 900 रुपये बचे थे। ये आपका लास्ट सवाल था। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। स्पीड नहीं दिया हूं लेकिन बताया हूं कि सवाल स्पीड से बनते हैं। आपको फास्ट नहीं कराया हूं, क्लास स्लो कराया हूं ताकि आप समझ सकें सवाल स्पीड से बनते हैं, वो बनते कैसे हैं। यू हैव टू कीप फोकस ऑन द सॉल्यूशन। मतलब सोल्व कर कैसे रहा हूं क्वेश्चन, आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करना है। ये बैठ के नहीं कि हर बार ये किए वो किए, एक्स माने वाई माने जेड माने, ये सब नहीं करना। जहां जरूरत होगी वहां करेंगे लेकिन हर सवाल में नहीं करना है। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप शेयर करेंगे वीडियो को, कमेंट करके बताएंगे कैसा लग रहा है आपको क्लास, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। गुड बाय।